नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। यूपी के एक और शहर में मेट्रो सेवा शुरू। देश भर में मनाया जा रहा छठ का त्योहार और पूर्व सांसद पीपी यादव हुए बरी। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चलते हैं आशिक त्यागी और युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ जी के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज छठ महोत्सव है, डूबते सूरज को लोग अर्घ दे रहे हैं। इस त्यौहार की सभी को शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ जी हैं। सलामत जी, पहले तो छठ पर्व की आपकी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया आशिक जी। और गाजियाबाद के लिए छठ पर्व पर सभी को मेरी ओर से, युग करवट परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पहला सवाल मेरा ये है, यूपी में एक गठबंधन की हम पिछले 6-7 महीने से बात सुन रहे हैं। गठबंधन बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। खबर आई है कि रालोद 40 सीट मांग रहा है, सपा यानी कि अखिलेश यादव 30 से ऊपर बढ़ने को तैयार नहीं है। क्या होगा, गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हवाबाजी है? नहीं, गठबंधन तो होगा आशीष जी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, लेकिन वो साफ़ हो जाएंगी, ऐसी चीज़ नहीं है। और गठबंधन तो लगभग तय है। ये बात सही है कि वो एक बीमार और 100 अनार वाली स्थिति है। जी जी। क्योंकि जयंत चौधरी पे प्रियंका गांधी जी ने भी डोरे डाले हैं, बीजेपी भी डोरे डाल रही है, क्योंकि इस समय उनकी बड़ी अच्छी स्थिति मजबूत है। लेकिन ये सब कुछ कयास हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश जी से काफ़ी हद तक बातचीत हो चुकी है और गठबंधन तो लगभग तय है उनका। सीटों का बंटवारे का फॉर्मूला है, वो कैसे इनका सेट होगा? देखिए, सीटों का बंटवारा ये है कि कहीं ना कहीं ये भी तय हुआ है कि इनके चुनाव लड़ा जाएगा, प्रत्याशी अखिलेश जी का होगा। कहीं ये तय हुआ है कि चुनाव चिन्ह सपा का होगा और प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल का होगा। तो ये चीज़ें भी आई हैं निकल के। अभी देखिए इसको फाइनल जो टच मिलेगा। और इसके अलावा जो जैसे मुस्लिम और जहाँ पे और जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे कोशिश ये है कि वो सीट जो है वो लोकदल मांग रही है, जबकि समाजवादी पार्टी भी कहती है। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें तय हो जाएंगी और 40 और 32 का कोई फेर नहीं रहेगा। और बहुत जल्दी इन सीटों का जो है चयन उन्होंने आपस में बहुत सी बातें तो तय भी हो चुकी हैं। सीट का बंटवारा भी हो चुका है, कौन सी सीट किसके पास जाएगी, ये सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन अभी क्योंकि ये लोग इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा समय है। जैसे गाजियाबाद की बात है तो गाजियाबाद की मुरादनगर और मोदीनगर रालोद पे जा रही है जी। शहर की सीट समाजवादी पार्टी पे रहेगी, धौलाना सीट समाजवादी पार्टी पे रहेगी, साहिबाद समाजवादी पार्टी पे है। हापुड़ की बात करें तो गढ़मुक्तेश्वर रालोद ने मांगी थी, लेकिन वो समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखा। वहाँ से जो प्रत्याशी रहे हैं वो मदन चौहान उनके लिए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, सब कुछ तय हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि शायद क्योंकि अब जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो कोई सीटें कोई ऐसी अहमियत नहीं रखती हैं। जैसे अखिलेश, उनसे शिवपाल यादव से ही बात हो रही है, तो शिवपाल यादव ने भी कहा है कि हम सत्ता से हटाने के लिए किसी को भी किसी हद तक भी समझौता कर सकते हैं। और तो शिवपाल भी अखिलेश के साथ जा रहे हैं चुनाव में? 200% जा रहे हैं और उनका काफ़ी हद तक बातचीत हो चुकी है। मैं समझता हूँ शायद 22 तारीख को जो सपा के संस्थापक अध्यक्ष हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनका जन्मदिन है। मैं समझता हूँ उस दिन ये शायद इसका ऐलान भी हो जाएगा। अच्छा, जो आपने कहा कि एक अनार 100 बीमार वाली बात हो रही है, जयंत जी पर भाजपा ने भी डोरे डालने की कोशिश की, प्रियंका ने भी मुलाकात की है। अगर सपा और रालोद का ही गठबंधन होता है तो भाजपा या कांग्रेस दोनों पर क्या चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव में तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये गठबंधन बहुत असर डालेगा। इस चुनाव में आशीष जी आपको बहुत टाइम हो गया कवरेज करते हुए, आपने बहुत चुनाव करीब से देखा है। चुनाव में एक हवा होती है, जो हवा चलती है तो उस हवा का रुख बहुत प्रभाव डालता है चुनाव पे। आज समाजवादी पार्टी के बारे में एक हवा बन गई है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन हो रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी गठबंधन को। ये एक हवा चल गई है। जो लोग राष्ट्रीय लोकदल के टिकट नहीं मांगा करते थे, वो आज रालोद से भी टिकट मांगने के लिए बहुत उनकी लंबी कतारें हैं। तो जो हवा होती है चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हवा केवल और केवल इस समय अखिलेश यादव की और इन्हीं की चल रही है। तो जो अखिलेश या जयंत बात करते हैं वेस्ट यूपी क्लीन स्वीप की, कितनी उम्मीद है क्लीन स्वीप की? ना ऐसा नहीं लगता कि क्लीन स्वीप होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 30 से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर उनकी नुकसान हो सकता है। और
क्योंकि लोकसभा में भी देखिए, लोकसभा में अमरोहा वो हारे, रामपुर हारे, बिजनौर हारे, ये कई जनपदों में जो है लोकसभा सीट भी हारे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी हिसाब से अगर आप देखें तो शायद 30 से 35 सीटें पश्चिम में बीजेपी को नुकसान होगा। अच्छा, अभी मायावती जी का भी बयान आया है कि मैं 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हूँ, तो क्या इस बयान को उनके अपने वोट बैंक को थामे रखने की रणनीति माना जाए? स्वाभाविक है, देखिए वो बहुत खामोश हैं और उनके बाद उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाने लगा है। तो जाहिर है कि उन्होंने बिना कल कोई ऐसा इश्यूज भी नहीं था, उसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुई और मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। अब वो आती हैं मीडिया के सामने और अपनी बात रख के चली एक अपना पढ़ती हैं और पढ़ के चली जाती हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा था कि आजकल जो है ये बहन जी बिल्कुल खामोश हो गई हैं। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को, अपने वोट्स बैंक जो उनका कहीं खिसक ना जाए, तो उन्होंने उनको जोड़ने की कोशिश करी है। अच्छा, प्रियंका गांधी पूरी तरह से महिलाओं को फोकस करके चुनाव में जा रही हैं। आज उन्होंने एक बयान दिया है कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उनकी समस्याओं का समाधान होगा। योगी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार उनकी सुन नहीं रही, उत्पीड़न कर रही है और उनका मानदेय 10,000 तक कांग्रेस बढ़ाने की बात कर रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जाहिर है आधी आबादी है, महिलाओं का मामला आधी आबादी, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 2019 में भी आपने देखा होगा काफ़ी हद तक जो है वो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था तो उन्होंने भी आधी आबादी को बहुत ध्यान दिया था। तो जाहिर है कि वो इस बात को महसूस कर रही हैं कि शायद महिलाओं को साथ लेके या महिलाओं की बात करके वो कुछ माहौल बना सकें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं माहौल तो बना सकती हैं, रिजल्ट क्या होगा तो भी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एक बार फिर से गाजियाबाद को कमिश्नर बनाने की चर्चा हुई है। गाजियाबाद समेत प्रदेश के 3-4 शहरों के नाम आ रहे हैं। हम लोग बात करते हैं या और लोग बात करते हैं कि नोएडा में या लखनऊ में कमिश्नर प्रणाली इतनी सफल नहीं हुई है, लेकिन अगर सरकार ये चाह रही है कि कुछ और शहरों में की जैसे, सरकार उसे सफल मान रही है। हाँ, देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो पुलिस आयुक्त की प्रणाली है उसको एक अलग से मैसेज जाता है, और जैसे नोएडा में हुआ है और कानपुर हुआ, बनारस हुआ, लखनऊ हुआ। तो लखनऊ में तो काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेस रही है, वहाँ पे अच्छा हुआ वहाँ पे, लेकिन और जगहों पे इतना उसका असर नहीं दिखाई दिया। लेकिन क्योंकि एक सिस्टम बनने जा रहा है ये आने वाले वक्त में, जिस तरह का चर्चाएँ हो रही हैं कि बहुत कुछ बदलाव होगा, उसके हिसाब से ये व्यवस्थाएं करने की तैयारी है। जैसे आपने कहा कि हाँ, 4 जनपदों में बात आई है कि गाज़ियाबाद है, मेरठ है और आगरा है और इलाहाबाद, प्रयागराज है। तो आशीष जी, मुझे लगता है कि शायद अभी सरकार जो है गाज़ियाबाद या मेरठ से पहले शायद आगरा और प्रयागराज का बना सकती है, क्योंकि वो बड़े जनपद भी हैं और उसके अलावा इलाहाबाद है, वो ये दोनों कमिश्नरी भी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद इन 2 जनपदों में ये तो कमिश्नरी इस चर्चा से तो आईपीएस जो लॉबी है उसमें हड़कंप मच गया होगा। देखिए, जाहिर असल में है कि आईपीएस की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, और जो काम करने वाले अधिकारी हैं उन जो सब प्रमोशन हो गया उनका, सब एडीजी बन गए हैं, कोई आईजी बन गए हैं, जो पहले सरकार के पास थे लोग। अब नए नए आईपीएस आ रहे हैं तो उनको इतना ज़िलों का अनुभव नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बड़े जनपदों के इसलिए ये व्यवस्था लागू हो रही है, ताकि वहाँ पे ये बड़े अधिकारी भी एडजस्ट हो जाएं जो सीनियर हैं, जिनको अनुभव है, और जो बाकी आईपीएस हैं उनकी तैनाती हो जाए। लेकिन मुझे आशीष जी, जैसे गाज़ियाबाद की हम बात करें, गाज़ियाबाद में अपने आप में व्यवस्थाएं जो हैं, एक एसएसपी संभाल सकता है, वो चल रहे हैं। और अगर पूरी तरीके से पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू हो तब बड़ी की बात है। खाली आपने एडीजी बिठा दिया, उसके बाद एक ज्वाइंट कमिश्नर आईजी या डीआईजी का बैठ जाए, फिर बाकी जो है डीसीपी बन जाए, 3-3 थानों में, एक आईपीएस 3-3 थानों में बैठ जाएगा। इससे मैं समझता हूँ भीड़ बढ़ेगी और अफसरों की काम नहीं होगा। अगर वास्तव में इनको पुलिस व्यवस्था सही तरीके से करना है तो जैसे दिल्ली में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, जहाँ वहाँ पुलिस आयुक्त प्रणाली है, वहाँ पे सारे अधिकार पुलिस को हैं। केवल वहाँ पे डीसीपी जो डीएम हमारे यहाँ बोलते हैं, जब वहाँ डीसी होता है उसके पास कोई अधिकार नहीं होते। पुलिस कमिश्नर के पास सारे अधिकारी, आबकारी के लाइसेंस वो देगा, आर्म्स के लाइसेंस वो देगा, और सारी व्यवस्थाएं वही देगा, हर चीज़ का लाइसेंस वही देगा। अभी जो है आप बात करें, अगर जैसे कानपुर की बात करें, नोएडा की बात करें, बनारस की बात करें, तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पे केवल 144 लगाने का अधिकार कमिश्नर को है, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है, ना आर्म्स का है ना आबकारी का, सब डीएम के पास है। तो ये अगर इसको भीड़ बनाने से अच्छा है कि व्यवस्थाएं मजबूत करें। सलाम जी, आपने बहुत सटीक, बहुत गंभीर बातें जनता के सामने रखी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
जनता से मेरी अपील है, प्रदूषण बढ़ रहा है, अपना ख्याल रखें, घर से तभी निकलें जब जरूरत हो, सतर्क रहें, चेहरे को ढक कर रखें। सलाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल की शुरुआत की। कानपुर उत्तर प्रदेश का 5वां शहर है जहां मेट्रो सेवा शुरू की गई है। देश में यूपी ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके 5 शहरों में मेट्रो है। उत्तर प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। यह देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके 5 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो का शुभारंभ किया। निर्धारित समय से पहले ही कानपुर मेट्रो का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश महाना और जयप्रताप सिंह के साथ मेट्रो में सफर भी किया। मुख्यमंत्री ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रदेश के सबसे बड़े महानगर और प्रदेश के औद्योगिक महानगर के रूप में जिसकी अपनी एक पहचान रही है, मां गंगा के तट पर स्थित कानपुर के मेट्रो ट्रायल के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों के पास भी होगी। मैं इसके लिए आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं। कानपुर अब अपने आप में एक मेट्रो सिटी हो गई है, जो केवल आबादी के हिसाब से नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों को बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाली है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के कार्य का यहां पर शुभारंभ हुआ था। मार्च 2020 से पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया और पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना का सामना कर रही है। कोरोना की इस वैश्विक चुनौती के बावजूद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जो उपलब्धि हासिल की, यह देश की अत्याधुनिक मेट्रो की सुविधा से युक्त एक नई मेट्रो कानपुर को मिल रही है, जो IIT कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर का यह रन होगा, जो घनी आबादी के बीच से होते हुए गुजरेगा और कानपुर वासियों को न केवल बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां से प्राप्त होगी, बल्कि यहां के पॉल्यूशन को भी कम करने में इससे भारी मदद मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम में भारत सरकार ने जो योगदान दिया है, ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक व्यवस्था है जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के माध्यम से संचालित है। कानपुर मेट्रो के पहले चरण में 9 किलोमीटर का ट्रैक शुरू किया गया है। इसमें 9 स्टेशन बनाए गए हैं। यह मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत है। अगले महीने इसकी विधिवत शुरुआत प्रधानमंत्री से कराने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। छठ महोत्सव के मुख्य पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। गाजियाबाद में छठ घाट अच्छी तरह से सजाए गए। देश भर में छठ महोत्सव मनाया जा रहा है। गाजियाबाद में भी हिंडन तट समेत 61 स्थानों पर छठ पूजा की जा रही है। घाटों को सुबह ही सजा दिया गया था। सूर्यास्त के समय पहला अर्घ्य दिया गया। नगर निगम ने घाट को रोशनी से चमका दिया है। संजय नगर सेक्टर 23 में भी छठ पूजा की व्यवस्था की गई है। यहाँ एक खूबसूरत तालाब भी बनाया गया है। पूजा स्थल की खूबसूरती देखते ही बनती है। दिन भर बाजारों में चहल पहल रही। लोगों ने जमकर खरीदारी की।
पूजा सामग्री खरीदने के लिए मंडियों में भारी भीड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। पूर्व सांसद डीपी यादव को बड़ी राहत मिली है। उन्हें नैनीताल हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में बरी कर दिया है। उन पर विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या का मामला चल रहा था। पूर्व सांसद डीपी यादव को बड़ी राहत मिली है। विधायक महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में नैनीताल हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट से विधायक रहे महेंद्र सिंह भाटी की 13 सितंबर 1992 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व सांसद डीपी यादव, परनीत भाटी, करण यादव और पाल सिंह को नामजद कराया गया था। वर्ष 1993 में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। तब सीबीआई मुख्यालय देहरादून में था। सीबीआई कोर्ट ने वर्ष 2015 में पूर्व सांसद डीपी यादव समेत 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ डीपी यादव ने नैनीताल हाईकोर्ट में अपील की थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई अदालत के फैसले को पलटते हुए पूर्व सांसद को बरी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन ने समारोह का आयोजन किया। वैश्य एकता और सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अनिल कुमार सांवरिया और संजीव गुप्ता ने लोगों का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की गाजियाबाद इकाई ने वैश्य एकता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। वैश्य समाज से बड़ी संख्या में लोगों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, राज्य मंत्री अतुल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने वैश्य समाज से राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की कि हमारी ताकत और हमारी एकता आपस के वाद विवादों में नहीं बढ़नी चाहिए। ये सारी ताकत समाज की हो और समाज की ताकत देश की कमानी चाहिए। इसके आधार पर इस हिंदुस्तान के फैसले होने चाहिए। मुझे वो भी दिन याद है कि लगभग हर महीने गाजियाबाद के अंदर किसी न किसी के गोली लगती थी। तब क्या हमारे सांसद वैश्य नहीं थे? तब क्या केंद्रीय मंत्री वैश्य नहीं थे? तब क्या उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विधायक वैश्य नहीं थे? ऐसा भी नहीं था कि उनका खून ना खोलता, ऐसा भी नहीं था कि वो कुछ करना ना चाहते हैं, लेकिन जिस धारा में वो बह रहे थे वो धारा उन्हें वो शक्ति नहीं देती थी जिसके लिए वो किसी का हाथ पकड़ सकते थे। इसका सीधा मतलब ये है कि वैश्य समाज एक देशभक्त समाज है, केवल व्यापारी समाज नहीं है। और ईश्वर भी वैश्य समाज के साथ, ईश्वर भी वैश्य समाज के साथ है। क्या कारण है कि 550 साल के बाद 1980 के अंदर यह तय हुआ कि ये राम मंदिर के गर्भगृह के ताले खुलने चाहिए? उसका नेतृत्व किसने किया? उसका नेतृत्व अशोक सिंघल ने किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष अनिल कुमार सांवरिया, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के चेयरमैन संजीव गुप्ता समरपुर वाले ने भी सभी का स्वागत किया। इस समारोह को सफल बनाने में भी इन्हीं दोनों की बड़ी भूमिका रही। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। स्वर्गीय सतीश चंद्र गोयल की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर वृद्धा आश्रम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां रहने वाले लोगों को कंबल भी बांटे गए। स्वर्गीय सतीश चंद्र गोयल की पुण्यतिथि पर दुहाई स्थित वृद्धाश्रम में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां जरूरतमंद महिलाओं और अन्य लोगों को कंबल बांटे गए। इस दौरान उनको सर्दी से बचाव के उपाय भी बताए गए। इस दौरान परमार्थ समिति के चेयरमैन वी के अग्रवाल, विश्व ब्राह्मण संघ के प्रवक्ता बी के शर्मा हनुमान, राकेश गिरी, पीडी तायल आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।